नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रासंगिकता सेमिनार का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गृह मंत्री अनिल विज, सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब विदेशों में भी गीता जयंती की धूम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता बताया। वहीं इस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि गीता सिर्फ हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन में गीता का बहुत महत्व है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता बनी रहेगी। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से ही भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहां भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था। आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भागवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीजें वहां, और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है। जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है, उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्वदेश दर्शन योजना, ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1 ये केंद्र सरकार ने बनाया और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहां से भी बजट हमको मिलता है। गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। गीता जीवन विद्या है और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है।
तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा, कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा, सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। तो श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थल पर स्थापित की गई प्रतिमा। विराट प्रतिमा को 4 धातुओं को मिलाकर बनाया गया। प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया है। विश्वविख्यात मूर्तिकार राम सुतार के निर्देशन में यह प्रतिमा बनी है। 35 टन की प्रतिमा को 80 कारीगरों ने 1 साल में बनाया। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने में 10 करोड़ की लागत। प्रतिमा को 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया। तीर्थयात्रियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। उधर यमुनानगर में शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 4000 प्ले स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 4000 टीचर की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यहां बिजली पानी समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने टूरिज्म की खस्ता हालत को लेकर भी अपनी बात रखी। कंवरपाल गुर्जर बोले, हम बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस लाइन में प्राइवेट लोग आ गए हैं, काफी होटल बना दिए गए हैं, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी मेहनत जारी है। होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। अभी हमने 1100 कुछ स्कूल हमारे शुरू हुए, 4000 स्कूल हम खोल रहे हैं। 4000 जो टीचर है उनकी हमने ट्रेनिंग करा दी, सब चीजें उसकी पूरी हो चुकी है और जल्दी ये 4000 के 4000 स्कूल खुल जाएंगे। और जहां तक बिजली की और जिस प्रकार की भी जरूरत है, वो सारी जरूरतें वहां पर पूरी कर देंगे। देखिए, हरियाणा टूरिज्म जिस टाइम बना, उस टाइम का तो मुझे पता नहीं कि किस प्रकार की स्थिति में रहा होगा, लेकिन बहुत लाभदायक स्थिति में शायद मुझे लगता कभी रहा टूरिज्म। हाँ, ये है कि हमारा जो सिस्टम था वो सारे देश में सबसे अच्छा हमारे पास था। आज भी हमारा अच्छा ही है और उससे अच्छा है अब भी हमारे पास। लेकिन उस टाइम में ना तो इतने होटल होते थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, सरकार की थी, और सरकार का जो ट्रेन था वो सारा का सारा हाईवे के ऊपर था। लेकिन आज इस फील्ड में बहुत से लोग और आएंगे। अब ये नहीं है कि हरियाणा टूरिज्म ही केवल ये काम कर रहा है, अब तो प्राइवेट लोग इतने आएंगे उसमें कि उनका बड़ा अच्छे काम है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम वास्तविकता में हमारा काम होटल चलाना नहीं है। मतलब आप अच्छा उस बात से मान रहे हैं कि हम कितने पैसे उसमें कमाएंगे। मेरी सोच ये है कि हम चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और रोजगार। और वहीं उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में पूरे देश में हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिला है। इस दौरान हिंदू संगठन जगह जगह विरोध जाहिर कर रहे हैं, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां हिंदू संगठन एकत्रित हुए, शहर में विरोध जाहिर किया गया। साथ ही साथ मार्च निकालते हुए प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तो वहीं देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। सरकार ने सभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया है। 1 जुलाई से इन आइटम्स को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसी को देखते हुए अंबाला में बाजारों, गली मोहल्लों और अन्य स्थानों पर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से अभियान चलाकर लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि वो प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक अगर कोई प्रतिबंधित
प्लास्टिक के सामान बेचता या लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के तौर पर 500 से 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें 7 साल की जेल भी हो सकती है। पर नगर परिषद की तरफ से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी कार्यक्रम करते हैं घर के अंदर, कोई भी किसी तरह, चाहे लंगर है, चाहे आप भंडारा कर रहे हैं या शादी करते हैं, तो जीरो वेस्ट इवेंट हो। अभी लेटेस्ट हमने परसों यहाँ पर एक प्रोग्राम करके दिखाया भी है लोगों को कि आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको जीरो वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कि किसी भी क्रॉकरी के अंदर आप थर्मोकोल और प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल ना करके आप जो है स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इश्यू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए कहा है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटमें सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। जितना स्टॉक था हमने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको आजकल मैंने निपटाने के बाद सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म कर। वहीं हरियाणा के स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से विकास कार्यों का ब्यौरा लिया गया। लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हमने उसके अलावा जो कुछ ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू होने वाला है क्यों जा रहा है और बरसात के सीजन को ध्यान में रखते हुए हमारी शहर में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में क्या तैयारी है उसको लेकर के करनाल नगर निगम के अधिकारी और जिले भर की सारी नगर पालिकाओं, उनके संबंधित अधिकारियों को आज इस मीटिंग में बुलाया गया। उधर सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने सिरसा के कई गांवों में पहुंचकर झींगा उत्पादन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के झींगा उत्पादकों से संवाद किया। साथ ही साथ झींगा के उत्पादन के शुरुआती चरण से लेकर हार्वेस्टिंग तक की प्रक्रिया समझी, किसानों को प्रोत्साहित किया। उपायुक्त अजय तोमर ने झींगा उत्पादकों की समस्या सुनी, उनके समाधान के निर्देश मत्स्य अधिकारी को दिए। उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाया, हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है ये जो हमारे यहाँ पे सलाइन वाटर है, बहुत सारा खारा पानी आता है कई सारे गांव में और हमारी पंचायत भूमि भी कई सारी वाटर लॉक्ड है। ये खारे पानी के लिए ही सूटेबल मछली है और जो कोई और फसल नहीं हो सकती, वहाँ पे झींगा मछली का उत्पादन करके किसान बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसा गुरप्रीत जी ने मुझे यहाँ पे बताया कि हर साल उनको जो है प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। साल में 2 क्रॉप ये ले लेते हैं, करीब 4 महीने की होती है। मार्केटिंग का भी अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर ने भी कई टाई अप कर रखे हैं। जो साउथ की कई सारी कंपनी है, प्रोसेसिंग प्लांट है, वे यहाँ पे आते हैं और यहीं से खेत से ही वे अपना पैक करके और सारी क्रॉप को ले जाते हैं। उधर सोनीपत की जेल में कैदी की मौत होने से परिजनों में रोष देखने को मिला। बता दें कि सोनीपत के गांव महिलाना का रहने वाला नरेश कुछ दिनों से अपहरण और पोस्को के मामले में जेल में बंद था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नरेश को जेल में खतरा था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं उन्होंने नरेश के शव को लेने से इनकार भी कर दिया। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने मिलकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सोनीपत के एसपी ने परिजनों को जांच का आश्वासन दिया। जो दिक्कत है बाइक पे खड़ा करके लाइव देता हूँ ना मैं। ये गांव के हैं 100-150 के करीब आदमी आए हैं आज, और इन्होंने अपनी एक दरखास्त पेश करी है कि भाई हमारा जो यहाँ पे भाई बंधु जेल सोनीपत जेल में बंद था और उसकी डेथ हो गई है और आरोप लगा रहे हैं जेल प्रशासन के ऊपर। तो अभी हम जांच कर रहे हैं क्या है।
कॉज ऑफ डेथ क्या है डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद ही। उधर कैथल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के हापुड़ जिले में छापेमार की कार्रवाई की है। हापुड़ और कैथल की पीएनडीटी की संयुक्त कार्रवाई में धुलाना शहर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस खास कार्रवाई में लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कैथल की पीएनडीटी टीम ने ये गुप्त सूचना प्राप्त मिली थी कि गाजियाबाद का एक गिरोह धुलाना में कैथल की गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाता है, जिसके आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी डालने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप यह है कि पेट्रोल पंप पर कई महीनों से पेट्रोल की जगह पानी डाला जा रहा है, जिसके चलते कई गाड़ियां खराब हो गई हैं। वहीं इसी मामले में विरोध जाहिर किया गया। साथ ही साथ जो विरोधी हैं वो पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सोनीपत के स्पेशल स्कूल में 12 वर्ष की मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में करीब 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रेप पीड़ित इस लड़की के माता पिता आरोपी की गिरफ्तारी किए जाने को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीपापोती कर रही है। बता दें कि अब तक इस मामले में कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस उन पर दबाव बनाकर गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशल स्कूल में पहले भी 2 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि 2 घटना बीत जाने के बाद भी सबक नहीं लिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर जाते ही उन पर उनकी जो बेटी है वो रोने लग जाती है। उनसे अपनी बेटी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। ये अभी तक तो जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम 31 तारीख को लेके आया था मैं गुड़िया को और 4 तारीख को उसको एडमिट करवा के उसकी डॉक्टरी करवा दी थी। तो 4 तारीख से आज तक अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। उसको पहले तो मतलब यहाँ पर जज साहब के सामने भी बयान हो चुका था पीजीआई में, और वहाँ से लाने के बाद यहाँ ट्रांसलेटर भी बुलाए गए थे। मौका यहाँ सोनीपत में हॉस्टल में भी दिखा दिया था। गुड़िया ने आके खोल के दिखा दिया भाई यहाँ इस कमरे में ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ बता दिया। और एसपी साहब के पास भी आए थे। तो अभी तक यहाँ हमारे को गुमराह किया जा रहा। अभी तक उधर कैथल में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग और खपत और ज्यादा बढ़ रही है। इसी के साथ ही बिजली चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसे रोकने के लिए निगम ने विशेष चोरी पकड़ो अभियान चलाया। पिछले 6 महीने में बुधवार को 5वां बड़ा अभियान बिजली चोरों के खिलाफ चलाया गया है। निगम ने बताया कि जिले भर में चेकिंग और चोरी पकड़ने के लिए 24 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम में 4 से 5 कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस दौरान टीमों ने 22 कनेक्शन चेक किए, जिसमें से 141 जगह पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसमें से 34 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सुबह 4 बजे से बिजली चोरी पकड़ने का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें पूरे कैथल जिले में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई थी। शाम तक कुल मिलाकर 141 चोरियां दर्ज की गई, जिनमें तकरीबन 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उधर सोनीपत में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। कहीं सड़कों पर 3 फुट पानी भरा हुआ नजर आया, तो कहीं पर सड़क बिल्कुल खाली नजर आई। लोग गर्मी से पिछले दिनों काफी परेशान भी नजर आ रहे थे। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद सोनीपत में मानसून पहुंचा, लेकिन मानसून पहुंचने से पहले सोनीपत प्रशासन की तैयारियां बिल्कुल की धरी रह गई। हालांकि धरातल पर सारे जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आई। भाई यहाँ तो बहुत पानी भर जाता है, पब्लिक दुखी रहती है। गाड़ी कोई खराब हो गई तो बहुत झंझट पड़ेगा, यहाँ निकलती नहीं।
कितनी करना चाहिए यहाँ से पानी निकलने का। निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। हाँ, कोई निकासी प्रबंध है। अभी देखिए थोड़ी देर में। कितनी देर से बारिश हो रही है? कितनी देर से? 1 घंटा हो गया ये बारिश को, 1.5 घंटा हो गया बारिश को। संगठनों की तरफ से भी, सोसाइटियों की तरफ से भी और उच्च अधिकारियों की तरफ से भी बार बार इस चीज़ को आदेश दिए जाते हैं कि ताकि अपना समय पर कार्य जो पूरा करें, ताकि भविष्य में, क्योंकि ये जो समस्या आप देख रहे हैं पीछे, ये समस्या आज कोई नई समस्या नहीं है। हम पिछले कई वर्षों से, क्या बचपन से ही हम इन समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। प्रदेश में मानसून की पहली बारिश से कहीं राहत है तो कहीं आफत देखने को मिली है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सड़कें तालाब और नदियों में तब्दील हो गई हैं। उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही साथ देखते ही देखते ये बरसात लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर भी आ रही है। यमुनानगर की कुछ तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ भी जलभराव से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें नगर निगम के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहली बरसात में ये हाल है तो आगे क्या होगा। जितना जल भराव हुआ ये गंभीर समस्या बन गया है और ये पिछले 4 सालों से लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। मैं सरकार के अधिकारियों से, माननीय नगर पिता श्रीमान हमारे मदन चौहान जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी ये पैसा लगा रहे हैं, इस पैसे को योजनाबद्ध तरीके से लगवाएं। जो आप लोगों ने ढक्कन नहीं लगाए वो ढक्कन लगवाए, नहीं तो वहाँ जो भी गटर में ढक्कन ना लगने से गंद भर जाता है और जल निकासी जो वर्षा का जल भरा हुआ है वो निकासी नहीं हो पाता। और वहीं प्रदेश में मानसून ने दस्तक तो दे ही है। हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव देखने को भी मिला है। हालांकि सुबह से तेज बरसात भी हो रही है, लोगों को काफी राहत भी मिली है। तो पहली बरसात ने यमुनानगर में बाढ़ वाले हालात भी पैदा कर दिए हैं। बारिश के चलते यमुनानगर के पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली स्थानीय नदियां सोम और पथराला उफान पर हैं। सिंचाई विभाग के मुताबिक दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन अभी हालात जो है वो नियंत्रण में है। इसी तरह सोम और पथराला रिवर है, वो दोनों अभी जो डेंजर लेवल है, सोम का डेंजर लेवल 10,000 क्यूसेक का और पथराला का 4,000 क्यूसेक का, दोनों इस समय उस डेंजर लेवल से ऊपर चल रहे हैं। सोम में 14,160 क्यूसेक पानी चल रहा है और पथराला के अंदर 5,040 क्यूसेक पानी अभी चल रहा है। और पर डेंजर लेवल से ऊपर चलने के बावजूद अभी तक कहीं से अभी पानी बड़ा सेफली क्रॉस कर रहा है और कहीं से भी हमारे पास किसी भी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। और वहीं मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को गुरुवार सुबह तब राहत मिली जब कई राज्यों में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से निजात तो मिला ही है, साथ ही साथ कई दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। हालांकि अब इसमें गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई है। सोनीपत, फरीदाबाद, गोहाना, झज्जर, कलानौर, अंबाला, रोहतक, यमुनानगर, कैथल और करनाल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां मानसून के आते ही बारिश ने गर्मी को हरा दिया है। सुहावने मौसम में लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पानी जमा होने से थोड़ी परेशानी लोगों ने महसूस भी की है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि एक तरफ तो बारिश राहत तो लेकर आई ही है, साथ ही साथ आफत भी लेकर आई है। आफत कैसे लेकर आई है? क्योंकि गली हो या फिर मोहल्ले हो, वहां पर जलजमाव हो गया है। हालांकि उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश ने गर्मी को हरा तो दिया है, साथ ही साथ लोगों के लिए ये बारिश आफत बनकर साबित हो रही है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।